हमें बताया गया कि चीन के साथ बातचीत करके पश्चिम चीन को उदार बनाने में मदद करेगा, लेकिन इसके बजाय चीन ने पश्चिम को और अधिक निरंकुश बना दिया। में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस महामारी के साथ दुनिया को बदल दिया। सीसीपी वायरस, जैसा कि मैं इसे कहता हूँ, ऐसा करने का एक तरीका क्रूर सत्तावादी लॉकडाउन नीतियों की सिफारिश करना था। लोगों को घेरने और उन्हें क्वारंटाइन कैंप में डालने जैसी चीजें, या फिर पूरे प्रांत को लॉकडाउन कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने कम कोविड संख्या दिखाकर अपनी अधिनायकवादी प्रथाओं को सही ठहराया और पश्चिमी मीडिया ने इसे हुक, लाइन और सिंकर खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, चीन की रणनीति अत्यधिक प्रभावी रही है। सीएनएन कहता है, सख्त दृष्टिकोण अब तक प्रभावी रहा है। चीन ने महामारी के दौरान कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं और इसकी अर्थव्यवस्था 2020 में बढ़ने वाली एकमात्र प्रमुख थी। एक बड़ा कारण चीन ने अन्य देशों की तुलना में कम कोविड मामलों की सूचना दी है कि चीन डेटा को फेंक रहा है। यहां तक कि चीनी शोधकर्ता भी कह रहे हैं कि ये आंकड़े फर्जी हैं। और जहां तक चीन के 2020 में बढ़ने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की बात है, मुझे आपके लिए खबर मिली है, वे जीडीपी डेटा को भी नकली कर रहे हैं। यहां तक कि एक शीर्ष चीनी अधिकारी ने एक बार स्वीकार किया था कि जीडीपी संख्या मानव निर्मित और अविश्वसनीय है। लेकिन अगर आप चीन के फर्जी डेटा को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वे कोविड के दौरान बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन में दूसरे देशों की तरह ही कोविड का स्तर है। उनके पास कम मामले हैं, उतना कम नहीं जितना वे दावा करते हैं, लेकिन कई अन्य देशों की तुलना में कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पूरे शहरों को बंद कर देते हैं और हर समय लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वे सीसीपी वायरस की भारी लहर से प्रभावित हुए बिना कभी भी बैकअप नहीं खोल सकते। यह बहुत बड़ी समस्या है। और फिर भी किसी तरह चीन के झूठ ने दुनिया को आश्वस्त किया कि सत्तावाद वास्तव में कोविड का सबसे अच्छा समाधान था। क्या दीवाना है? बड़े पैमाने पर लॉकडाउन कोविड के फैलने से पहले वैज्ञानिक समुदाय जो कह रहा था उसके विपरीत है। एक वैश्विक महामारी परिदृश्य के संदर्भ में एक WHO 2019 में टीम ने कहा कि बड़े पैमाने पर घरेलू संगरोध की आवश्यकता नहीं थी। और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की सितंबर 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया है, एक उच्च प्रभाव वाले श्वसन रोगजनक के संदर्भ में संगरोध प्रसार को नियंत्रित करने में प्रभावी होने की कम से कम संभावना गैर दवा हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन फिर से चीन ने बड़ी सत्तावादी नीतियों को लागू किया, फिर यह दिखाने के लिए कि उन्होंने काम किया है, अपने डेटा को नकली बना दिया। पश्चिमी मीडिया ने इसे खरीदा और इसी तरह पश्चिम में राजनेताओं ने, जिनमें से कुछ ने अपने नागरिकों को पिछले 2 वर्षों से पूर्ण या आंशिक रूप से बंद कर दिया। और पश्चिम में सत्तावादी नीतियां कई मामलों में सिर्फ लॉकडाउन से आगे निकल गईं। फेसबुक फुल ऑन सेंसर्ड एंटी लॉकडाउन विरोध पे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस यहां तक कि एक गर्भवती महिला के घर भी गई और उसे लॉकडाउन के शांतिपूर्ण विरोध की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अगर ये एक डायस्टोपियन CCI 5 फिल्म से बाहर की तरह लगता है तो ये है। इसे प्री क्राइम कहते हैं। 2002 की फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट से। और यह काफी हद तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए धन्यवाद है। उनकी नीतियों ने पश्चिम की नीतियों को प्रभावित किया है और इसने दुनिया भर में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। पहले से ही आधी से भी कम दुनिया लोकतंत्र के अधीन रहती है। लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की यह रिपोर्ट कोरोना वायरस महामारी के दबाव में और सत्तावादी विकल्पों के लिए बढ़ते समर्थन में दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए निरंतर चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। कनाडा दर्ज करें। उस रिपोर्ट के इतिहास में पहली बार कनाडा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्थिर लोकतंत्रों से बाहर हो गया। रिपोर्ट में राजनीतिक दलों और सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास के बेहद निम्न स्तर का हवाला दिया गया है। यह काफी हद तक सरकारी नेताओं के साथ नागरिकों की कुंठाओं के कारण है, जिन्होंने 2020 की गर्मियों में पहली बार वापस आने के बाद महामारी संबंधी प्रतिबंधों को बहाल करना जारी रखा है। ऐसा नहीं है कि कनाडा के लोग अपनी सरकार को सुरक्षित रखने से नाराज है। ऐसा है कि बड़ी संख्या में कनाडाई यह नहीं मानते हैं कि लंबी अवधि के लॉकडाउन कोविड को रोकने में प्रभावी है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन का पुरजोर समर्थन करते हैं, भले ही इसका मतलब भारी भरकम सरकारी नीतियां ही क्यों न हो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अधिक कनाडाई अब गैर लोकतांत्रिक विकल्पों के लिए समर्थन के स्तर में वृद्धि
जैसे कि विशेषज्ञों या सेना द्वारा शासन दिखाते हैं। यह सब विशेष रूप से इस बात से संबंधित है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में ट्रक वाले काफिले को कैसे संभाला है, जो कोरोना वायरस प्रतिबंधों और जनादेश के खिलाफ एक विरोध है। लगभग पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे विरोधों के जवाब में ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया। उन आपातकालीन शक्तियों ने कनाडाई बैंकों को प्रदर्शनकारियों के वित्त पोषण के संदिग्ध खातों को फ्रीज करने के लिए अधिकृत किया बिना अदालत के आदेश के। और कनाडा के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने ठीक वैसा ही किया, प्रदर्शनकारियों के लिए $1 मिलियन से अधिक मूल्य के समर्थन पर रोक लगा दी। और कनाडा का राज्य प्रसारक अवैध रूप से हैक किए गए डेटा का उपयोग उन लोगों को बाहर करने के लिए कर रहा है जिन्होंने ट्रक वाले काफिले को दान दिया था। और स्पष्ट रूप से यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कनाडा उस तरह की सत्तावादी नीतियों को लागू कर रहा है जो आप आमतौर पर चीन में देखते हैं। लंबे समय से चीनी अधिकारी कनाडा और अन्य जगहों पर लोकतांत्रिक संस्थानों में घुसपैठ करके वर्चस्व में अपने अधिनायकवाद का निर्यात कर रहे हैं। यह पिछले साल कनाडा की संसद के समक्ष एक विशेषज्ञ गवाही के अनुसार है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी प्रति वर्ष लगभग $10 अरब खर्च करती है तथाकथित सॉफ्ट पावर रणनीति पर, जिसमें वह अकादमिक और अन्य तरीकों से जनमत को प्रभावित करना चाहता है। और अगर पश्चिमी सरकारें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कोविड नीतियों को एक मार्गदर्शक के रूप में देखती रहेंगी तो चीजें अधिक लोकतांत्रिक नहीं होने वाली है। और मेरे दर्शकों के लिए धन्यवाद के रूप में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, विशेष रूप से आप में से जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पैट्रियन के माध्यम से चीन को बिना सेंसर किए समर्थन करते हैं, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। जॉन चिरिस्ना कहते हैं, फिर भी चीन संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद में है। आप इसे नहीं बना सकते। हाँ, दुख की बात है कि यह सच है। एक और तरीका है कि चीन पश्चिम की स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है। 2013 में चीन ने खुद को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना और यह उस मंच का उपयोग विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को कमजोर करने के लिए कर रहा है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को कम करके और राज्य के नेतृत्व वाले विकास पर जोर देकर, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर जोर देने के लिए एक पागल बात है। और चिंता न करें, ऐसा नहीं है कि चीनी शासन ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए असंतुष्टों पर नजर रखने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ने चीन के भयानक दुर्व्यवहारों के बारे में शिकायत नहीं की। चीन ने अन्य संयुक्त राष्ट्र देशों को चीन के बारे में सकारात्मक समीक्षा प्रस्तुत करने की चेतावनी दी और बीजिंग की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए परिणाम की धमकी दी। इस तरह वे दूसरे देशों को उनका समर्थन करने के लिए प्रेरित करते हैं। चीनी शासन के पास महाशक्ति बनने के लिए बहुआयामी रणनीति है और अन्य देशों को अपने लोकतंत्र को छोड़ने और अधिक सत्तावादी बनने के लिए प्रभावित करना एक अच्छी शुरुआत है। आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद जॉन, और उन सभी को धन्यवाद जो पेट्रो के माध्यम से चीन को बिना सेंसर किए समर्थन करते हैं। यदि आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो यह जानने के लिए petro.com/China Uncensored पर जाएं कि आप प्रति एपिसोड $1 के रूप में इस तरह के वीडियो बनाने में हमारा समर्थन कैसे कर सकते हैं। मैं क्रिस चैपल हूं। आपसे अगली बार मिलेंगे।